हमें नदीम उल हक साहब ने ज्वाइन किया है। नाजरीन आप सब वाकिफ हैं नदीम उल हक साहब से। वो बाइट के इस वक्त सरबराह है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, माजी में डिप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और हमारे मुल्क के मायनाज माहिर माशियात भी हैं। वेलकम नदीम भाई। अभी आप जब ज्वाइन करेंगे तो हम गुफ्तगू कर रहे थे, कल जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई पाकिस्तान के बिजनेसमैन से, खसूसन ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है कि 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है, कुछ सोर्सेस ने ये कहा कि उन्होंने, आर्मी चीफ ने कहा कि कम से कम 75 बिलियन डॉलर्स तो आ जाएंगे गल्फ कंट्री से, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह वगैरह। ये बताइए नदीम भाई कि ये जो टारगेट है, ये रियलिस्टिक लग रहा है आपको, या ये कुछ बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए खुश फहमी जो हमारी अक्सर होती है कि जी बाहर से बहुत पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल जी, खुशफहमी ये मुल्क चल रहा है पिछले 75 साल से। हम कशकोल लेके बैठे हुए हैं और हम बार बार भागते हैं कि हमें कोई पैसे दे दे। पर रजा साहब, आप खुद सोचिए कि पैसे दुनिया में कोई मुफ्त नहीं देता। आप कुछ भी कर लें, पैसे देने वाला जीतता है, पैसे लेने वाला हारता है। और इस्लाम में भी यही लिखा हुआ है, कर्ज लेने वाला हारता है, कर्ज देने वाला जीतता है। तो मसला ये है कि हमने ये लेसन सीखा ही नहीं। हम इस्लाम का तो बड़ा प्रचार करते हैं पर उसका मतलब नहीं समझते। पैसा जो है, तरक्की जो है रजा साहब, वो अपने बाजुए जान से बनती है, वो अपनी मेहनत से बनती है। हमारी कौम ने ये तहिया कर लिया कि हमने मेहनत तो करनी कोई नहीं, हमने किसी ना किसी का कोई ना कोई, वो क्या कहते हैं, फ्रॉड करना है किसी से। हमने कहना तुम आ जाओ पैसे दे दो, फिर हम रोते हैं बाद में कि पैसे मिल गए। रिकोडिक पे हम रोए, आईपीपी पे रोए। अब जो हम बेचने की कोशिश करें, लोग आएंगे तो क्या ख्याल है, ये बड़ी सिंपल बात है, हम तो इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि आप अगर प्राइसिंग देखेंगे तो वो आपको इतनी लो प्राइस देंगे कि आपका फ्यूचर में बेड़ा अर्क हो जाएगा। तो अगर अपने बाजुए जान से, अपनी मेहनत से कुछ नहीं बनाना चाहते, सिर्फ चीजें बेच के बनाना चाहते हैं, तो फिर तो बड़ा बड़ा नवाब बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया कि कोई चीजें बेच बेच के गुजारा कर रहा था। तो हमें आई थिंक, पता नहीं, हम सोच ही नहीं सकते। ये जो मीटिंग हुई है, ये बाजवा साहब भी करते थे, मुशर्रफ साहब भी करते थे, सब करते, पुरानी बात है। 50 बंदों को इकट्ठी कर लो, मीटिंग कर लो और वहां जाके बोलो भाई खुदा के वास्ते कोई नई चीज तो सोचे। वही बात है, पुराना केयर टेकर कैबिनेट ले आओ। केयर टेकर कैबिनेट क्या, वही पुराने लोग हैं, कोई नए बंदे मुल्क में नए बंदे हमें मिलते ही नहीं। क्या चक्कर है, क्या हमारा मसला है? हम नए बंदे ढूंढ भी नहीं सकते। मुझे तो बड़ा अफसोस है, मुझे समझ ही नहीं आता कि इस मुल्क में टैलेंट जो है, आप देखिए, आप अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका में कितने पाकिस्तानी बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े अकम्पलिश्ड, उनसे नहीं हम बात कर सकते। हम कहते हैं कि वो ड्यूअल सिटीजन हैं, माशाल्लाह, चले ठीक है जी। हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं यहाँ, आके हुक्मरानी करने आते हैं जहाज पे, और जब हुक्मरानी कर लेते हैं जहाज लेके वापस चले जाते हैं। चले ड्यूअल सिटीजन नहीं है, पर वो तो यहाँ रहना ही नहीं चाहते, तो क्या करेगा? जी नदीम भाई, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि वही पुराने सॉल्यूशंस, पुराने लोग, पुराने चले हुए कारतूस, इफ आई मे ऐड दैट विद ड्यू अपॉलजीज टू आवर फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। लेकिन यहाँ पर जो मसला है, मसला ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बहुत कंसर्न्ड है और परेशान है। जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, डॉलर की प्राइस जिस तरह से, अब देखें ना, फॉरेन एक्सचेंज वालों को कहा गया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सिव मेजर्स जो, आप ये बताइए क्या डॉलर की जो प्राइस है इनसे काबू हो जाएगी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज वालों को पकड़ धकड़ करें? अफगानिस्तान स्मगलिंग जो हो रही है, कितनों को रोकेंगे? इतना बड़ा बॉर्डर है, 1400-1500 किलोमीटर लंबा, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से पूरा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। क्या डॉलर की कीमत इस तरह काबू हो सकती है, या जाहिर बात है कि इस तरह मेरे नजदीक तो नहीं हो सकती, या थोड़ी बहुत ही फर्क आएगा? देखिए जी, दुनिया का लेसन हम ले लें। एक तो मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं ना, मैं इस पे लिख लिख के बोल बोल के तंग आ गया हूँ। हमारे हुक्मरान जो बन जाते हैं, वो जैसे स्पॉइल्ड चिल्ड्रन नहीं होते, बिगड़े हुए बच्चे, वो बन जाते हैं। आप उनको इतनी मराते देते हैं, आप उनको इतने चमचे देते हैं, आप उनकी इतनी तारीफ करते हैं, आप उतना उनके इतने फर्शी सलाम करते हैं कि वो अपने आप को खुदा समझने लग पड़ते हैं। वो कमरों में बंद हो जाते हैं, वो अपने आप को खुदा समझने लग पड़ते हैं। खान साहब के साथ भी यही हुआ, नवाज साहब के साथ यही हुआ, मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ। वो फिर सोचते हैं कि यार मैं तो इतना अक्लमंद आदमी हूँ, मुझे इतने लोग सलाम कर रहे हैं, मुझे इतने लोग कह रहे हैं ये।
اچھا وہ باہر تو ان کو پتہ ہی نہیں, باہر جب جاتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, پر ایمبیسی والے ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں, باہر کے فورن جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں, تو ان کا جو دماغ ہے نا وہ بہت انسولیٹڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ دنیا کا ایکسپیرینس دیکھیں, دنیا میں ایکسچینج ریٹ کسی سے نہیں کنٹرول ہوئی. جاپان نے کوشش کی تھی بہت سال پہلے, انہوں نے چھوڑ دیا. امریکہ نے کوشش کی تھی, امریکہ نے چھوڑ دیا. برطانیہ, آپ کو یاد ہے جارج سورس نے برطانیہ کا بیڑا غرق کر دیا تھا 92 میں, اور ہسٹری ایسی ہے. ملیشیا رو پڑا جارج سورس کے آگے, جارج سورس میں ایسی نام یوز کر رہا ہوں. انٹرنیشنل مارکیٹ اب بہت تکڑی ہے, اور وہ اس چیز پہ چلتی ہے سیل فون پہ. ٹھا کر کے پیسے ادھر جاتے ہیں, ٹھا کر کے ادھر جاتے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل بات ہے. اور یہ جو ہم نے متھ بنائی ہوئی ہے کہ ڈالر اسمگل ہوتے ہیں, کون سے ڈالر اسمگل ہوتے ہیں؟ بچوں والی باتیں ہیں. ہمارے پاس ڈالر ہیں کوئی کیا جو اسمگل کریں گے؟ میں خود ڈالر ڈھونڈتا پھر رہا تھا, میں نے باہر جانا تھا, $1000 تو مل نہیں رہا تھا مارکیٹ میں. تو کہاں سے ڈالر اسمگل ہو رہا ہے؟ کون اسمگل کر رہا ہے؟ اچھا اگر وہ اسمگل بھی کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کچھ دے کے کر رہے ہیں نا اسمگل, مفت تو نہیں ڈالر جا رہے ہیں. تو کیا ہمیں دے رہے ہیں؟ پانی دے رہے ہیں. ہم اتنے بے وقوف ہیں افغانی لے لیتے تو بڑی اچھی بات ہے, پھر وہ لے جائے. وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ روپے دے رہے ہیں. ہم اتنے بے وقوف ہیں, روپے لے لے تو کیا. اس وقت تو پوری مارکیٹ میں افراتفری پڑی ہوئی, لوگ ڈالر ڈھونڈ رہے ہیں.